गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एएनएम सेकेंड ईयर का मिडवाइफरी सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक। तो उसका हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और ओयोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस का डेफिनेशन होता है कि पुरुष का जो टेस्टिस होता है, पुरुष के टेस्टिस की जो सेमनीफेरस नलिकाओं में अपरिपक्व जर्म कोशिकाओं से परिपक्व शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन की शुरुआत कब होती है? तो शुक्राणु जनन की शुरुआत की प्रक्रिया जो है लड़कों में प्यूबर्टी के आयु से शुरू होती है। कब से शुरू होती है? तो प्यूबर्टी से जब स्टार्ट होती है उस टाइम से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। तो प्यूबर्टी की एज कितनी होती है? तो प्यूबर्टी की एज जो है 13 से 14 ईयर्स होता है। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस की स्थान कहाँ होती है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस के स्थान जो है टेस्टिस के अंदर होती है। मेल में जो टेस्टिस होता है उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसका समय क्या होता है? तो समय में देखेंगे कि एक नए शुक्राणु को जो एक न्यू स्पर्म बनता है उसको पूरी तरह बनने में लगभग 64 से 74 दिन का समय लगता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शुक्राणु जनन के कितने स्टेजेज होते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेज दिया गया है शुक्राणु जनन का गुणन चरण। गुणन चरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेजेज। मल्टीप्लिकेशन फेजेज में क्या होता है कि टेस्टिस में जो मौजूद शुक्राणु कोशिकाएं होते हैं उन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। टेस्टिस में जो शुक्राणु कोशिकाएं होगा उसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, जिसमें माइटोसिस यानी कि माइटोसिस के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाती है। जब ये अपना संख्या बढ़ाती है तो इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेजेज। इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरा फेज है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है कि कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो होता है पोषण सोखकर आकार में बड़े हो जाते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं। इन्हें अब प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहा जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद है मैच्योरेशन फेज। उसके बाद क्या है? मैच्योरेशन फेज में क्या होता है कि प्रथम जो अर्धसूत्री विभाजन होती है मियोसिस, उसमें प्राथमिक शुक्राणु कोशिका विभाजित होकर के दो बराबर आकार की द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनाती है। इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी यानी कि 23 हो जाती है, जबकि उसमें आप लोग देखे थे मल्टीप्लिकेशन फेज में कि 46 गुणसूत्र होती थी, वही मैच्योरेशन फेज में 23 हो जाती है, आधी हो जाती है। अब यहाँ पर दिया गया है द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है कि द्वितीय कोशिकाएं जो होता है दोबारा विभाजित होती है और 4 बराबर आकार के स्पर्मेटिड्स बनाती है। उसके बाद है कायांतरण। कायांतरण में क्या होता है कि स्टार्टिंग पीरियड यानी कि शुरुआत में स्पर्मेटिड्स गोल और अचल होते हैं। जब ये रूपांतरित होकर पूंछ वाले और गतिशील स्पर्म में बदल जाते हैं यानी कि चेंज हो जाते हैं, तो इस विशेष क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। इस विशेष क्रिया को क्या नाम देंगे? इस विशेष क्रिया को हम लोग नाम देंगे स्पर्मियोजेनेसिस। अंत में क्या होता है कि एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 क्रियाशील और परिपक्व शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ओयोजेनेसिस, अंड जनन। अंड जनन का सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि महिलाओं के ओवरी में, महिलाओं के अंडाशय में अपरिपक्व जर्म इमैच्योर जर्म कोशिकाओं से मैच्योर ओवम बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको अंड जनन कहते हैं। ठीक है, शुरुआत में यह प्रक्रिया अत्यंत ही अनोखी होती है, क्योंकि यह लड़की के जन्म से पहले ही जब वह अपनी माँ के गर्भ में पल रही होती है तभी शुरू हो जाता है ओयोजेनेसिस की प्रक्रिया। इसका स्थान कहाँ होता है? तो इसका स्थान होता है ओवरी के अंदर। ओयोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है ओवरी के अंदर होती है। इसकी अधूरी प्रक्रिया, यह जन्म के समय यह प्रक्रिया रुक जाती है और फिर जैसे ही प्यूबर्टी आने पर दोबारा एक्टिव हो जाती है।
ठीक है। अब स्टेजेज कौन सा है अंड जनन के, तो अंड जनन के स्टेजेज यहाँ पे दिया गया पहला है जन्म से पूर्व की अवस्था यानी कि फीटल लाइफ। फीटल लाइफ में क्या होता है कि गर्भस्थ शिशु के अंडाशय में लाखों की संख्या में अंड जननी कोशिकाएं बनती है। जन्म के बाद कोई नई ओगोनिया कोशिका नहीं बनती है, ठीक है। ये कोशिकाएं जो अर्धसूत्री विभाजन करती है, लेकिन पहली जो अवस्था होती है उसमें रुक जाती है। इन्हें क्या कहते हैं, प्राइमरी ओसाइट कहते हैं, उन्हें कहेंगे प्राइमरी ओसाइट। अब यहाँ पे है यौना आरंभ के बाद यानी कि पोस्ट प्यूबर्टी। पोस्ट प्यूबर्टी में क्या होता है कि जब लड़की 12-13 साल की होती है तो हर महीने मासिक चक्र के दौरान एक प्राथमिक अंडा जागृत होकर के अपना अधूरा प्रथम अर्धसूत्री विभाजन पूरा करता है। इसमें 2 असमान कोशिकाएं बनती है यानी कि अनइक्वल कोशिकाएं बनता है। एक बड़ी कोशिका जो कि द्वितीयक अंडक जिसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, एक बहुत छोटी कोशिका प्रथम ध्रुवीय पिंड, यह बाद में जो है नष्ट हो जाता है। उसके बाद होता है ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन। ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मासिक चक्र के यानी कि मेंस्ट्रुएशन के 14वें दिन अंडाशय से जो अंडा बाहर निकलेगा वह वास्तव में द्वितीयक अंडक ही होता है, सेकेंडरी ओसाइट होता है। जब इसका दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है तभी जाकर के यह पूरा होता है। जब पुरुष का शुक्राणु इससे आकर के मिलता है निषेचन फर्टिलाइजेशन के टाइम, तो यह निषेचित होते ही विभाजित होकर के एक बहुत बड़ा मैच्योर अंडाणु और एक द्वितीय ध्रुवीय पिंड बना लेता है। अंड जनन में एक प्राथमिक अंडक से केवल एक ही मैच्योर अंडाणु बनता है, बाकी पोलर बॉडीज जो है नष्ट हो जाते हैं यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे याद करने के लिए दिया गया है शुक्राणु जनन और अंड जनन में अंतर। तो शुक्राणु जनन में क्या होता है और अंड जनन में क्या होता है कि शुक्राणु जनन जो होता है पुरुष के टेस्टिस में होता है और अंड जनन कहाँ होता है, यह महिलाओं के अंडाशय में होता है। आप लोग को समझ में आ चुका होगा यहाँ पे कि सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे है कि शुक्राणु जनन जो है शुक्राणु जनन का स्थान पुरुष के टेस्टिस में होता है, वही महिलाओं का अंड जनन की बात करें तो ओवरी में होता है। इसकी शुरुआत कब होती है शुक्राणु जनन की, तो शुक्राणु जनन की शुरुआत जो है प्यूबर्टी के समय शुरू होता है। यह जन्म से पहले भ्रूणीय अवस्था में शुरू हो जाता है। और ओयोजेनेसिस कब शुरू होता है, तो यह जन्म से पहले यानी कि भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस की समाप्ति कब होती है, तो यह जीवन भर तक चलते रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस। जबकि ओयोजेनेसिस की बात करें तो यह यह 45 से 50 वर्ष जब महिलाएं की होती है तो ओयोजेनेसिस उसकी रुक जाती है। संख्या की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में एक कोशिका से 4 क्रियाशील शुक्राणु बनते हैं और अंडाणु की बात करें तो एक कोशिका से केवल एक क्रियाशील अंडाणु ही बनता है। पोलर बॉडी का बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस में तो ध्रुवीय पिंड, इसमें ध्रुवीय पिंड का निर्माण नहीं होता है, जबकि ओयोजेनेसिस में ध्रुवीय पिंड बनता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया निरंतर एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि ओयोजेनेसिस की बात करें तो यह चरणों में रुक कर होने वाली प्रक्रिया है। तो आई होप आप लोग स्पर्मेटोजेनेसिस और ओयोजेनेसिस को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ओव्यूलेशन कैसे होता है। ओव्यूलेशन के बाद हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हम लोग ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इम्प्लांटेशन के बाद। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप लोग का टेस्ट चलेगा। और ये वीडियो जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, इसका PDF, वहाँ से आप लोग नोट्स बना सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करिएगा कि कौन सा टॉपिक यहाँ पे समझ में नहीं आया है, तो उसको समझा दिया जाएगा।